मैं गोरखपुर में शराब पी रहा हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, और गोपालगंज चला जाता हूँ, मैं अपराधी हो गया। इस देश के लोकतंत्र में ये कानून तो मुझे समझ में नहीं आता। अगर ये पॉडकास्ट राष्ट्रपति महोदया सुन रही हो तो उनको ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक राज्य में जुर्म नहीं है, वो पी रहा है, दूसरे राज्य में वो जुर्म हो गया, तो ये तो अद्भुत कानून था। बिहार में शराब की दुकानें खुलवानी नीतीश ने शुरू की तो 500 करोड़ का सालाना कारोबार मोटा मोटी रहा होगा एक्साइज का। जब वो शराबबंदी कर रहे थे तो वो बढ़ गया था कारोबार, और बहुत ही कन्विक्शन के साथ नीतीश कुमार ने कहा, जब लोगों ने कहा कि टूरिस्ट आते हैं, तो बोले कि जिस टूरिस्ट को दारू पीना वो नहीं आए मेरे राज्य में, मुझे नहीं चाहिए टूरिस्ट। ये बड़ी बात थी, बतौर मुख्यमंत्री ये बात कहें। आज की तारीख में सालाना 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार है अवैध। दिन में फोन आता है तो चिंता हो जाती है, कुछ अलग सी बात, कुछ अलग है, कुछ ज़रूरी है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ घटना है, या कोई बात ऐसी है जो बताना ज़रूरी है, तो फ़ोन करते हैं। देखा 2-3 मिस कॉल, तो मैं फ़ोन उठाया, फिर मैंने पूछा क्या हुआ है, तो बोले गोली चल गई। हम बोले कहाँ? बोले घर पे। हम बोले किसके? बोले अरे तुम्हारे घर पे चल गई। तो मैंने कहा कि अच्छा। जब प्रेशर बहुत बन गया, अचानक से एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और वो लग गया कि मेरा ये विदेश का नंबर है। पूरा अपने अंदाज में, भैया प्रणाम, गलती हो गई, अनजाने में दूसरे घर पे चलाना था आपके यहाँ, मिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गया। हाँ, उसका सेंटेंस यही था। हम बोले साला मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात तो पुलिस वाला भी कर रहा था, तुम वही शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हो जी? तो हम बोले तुम हो कौन भाई? बोले छोड़िए नहीं सर। मैंने 2-3 बार उससे पूछा कि तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो? तो बोला कि आप दबाव कम कर दीजिए तो हम लोग देश में वापस आ जाए। आपने जिक्र छेड़ दिया नेतरहाट का, तो मैं बताऊँ पूरे देश में उससे ज़्यादा IAS IPS देने वाला कोई स्कूल नहीं है। मतलब अभी तक शायद 1100 या 1200 IAS IPS है इस देश में। कहानी अलग जा रही थी। तो रामसुंदर दास मुख्यमंत्री के मजबूत दावेदार, उनको चुनौती देने वाले रघुनाथ झा, दोनों की लड़ाई और फायदा हो गया लालू यादव, जो जिस आदमी का कहीं कोई नाम नहीं था, कहीं कोई सीन नहीं था। तो मैं तो कहता हूँ ना, अगर रघुनाथ झा ने वो चीज ना किया होता तो लालू मुख्यमंत्री नहीं बनते, हाल नहीं होता। बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ, इसलिए कहते हैं कि रघुनाथ झा ज्यादा जिम्मेदार हैं कि भाई आप अगर नहीं लड़े होते कुर्सी के लिए तो रामसुंदर दास CM बनते। हो सकता है कि कुछ साल के बाद रामसुंदर दास हट जाते, आप CM बन जाते। बिहार अच्छा होता बुरा होता नहीं मालूम, लेकिन कहानी कुछ और होती, और जो बुरा बिहार आज है वो तो नहीं होता। बिहार में आपने दोनों किताबें, ये जो आपकी है ना, एक तरफ झूम है और दूसरी तरफ जो गांधी मैदान है, इसकी पृष्ठभूमि बिहार है। एक ऐसा लगता है कि आपका भोगा हुआ है, दूसरा जो अनुभव और पढ़ने लिखने के हिसाब का है। और शुरू में मैंने जैसे जिक्र किया कि 5 अप्रैल की तारीख जो है दिल्ली, और वहाँ पे झूम जब मैं पढ़ रहा था, इसमें आपने एक वाक़ये का जिक्र किया है, वो है कि शराबबंदी पे ही मोरलेस ये किताब है। पहले आप ये बताइए कि बिहार में आपको क्या लगता है कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने किया, वो उससे राज्य का हित हुआ या नहीं करते तो? क्योंकि प्रशांत किशोर आजकल कह रहे हैं कि भाई से कोई फायदा नहीं, मतलब अगर बस चले तो हटा दे, रिवर्स कर दे इस चीज़ को। प्रशांत किशोर तो अब कह रहे हैं, किताब तो मैंने पहले लिख दी, इसीलिए लिख दी। देखिए, शराबबंदी जब उन्होंने की ना, तो मैंने एक लेख लिखा अखबारों में, आज बहुत मदहोश हूँ मैं। अच्छा, हाँ, शराब बंद थे लेकिन मदहोश हो गया। हाँ, ठीक, कि मैंने इसलिए लिखा कि भाई ये सरकार का बहुत उत्तम फैसला है, ठीक है, लेकिन मैंने उसी दिन सवाल खड़ा किया था कि लागू होगा क्या, जिस नीयत से किया गया उसने। हाँ, क्योंकि हम गुजरात में देख रहे हैं ना, बिल्कुल, गुजरात में शराबबंदी बहुत पहले से लागू है, लेकिन आप जाइए ना गुजरात के 5 स्टार होटल्स में, घरों में, फार्म हाउसेस पे, कहाँ नहीं मिलता है। लेकिन गुजरात और बिहार की बुनियाद में फ़र्क ये है कि वहाँ नरेंद्र मोदी का शासन था, सड़क पे पीने वाले कोई नहीं दिखे, बंद कमरे में जिसने पिया, बंद कमरे में जो किया वो किया। दूसरा, कभी इस तरीके से खेप नहीं पकड़े गए। बिहार में तो कई लाख लीटर चूहे पी गए ना, शराब 9 लाख लीटर चूहे पी गए। तो अब शराबी चूहे थे बिहार के। तो ये परिस्थितियां जो हैं, तो बिहार में क्या है कि मोटे तौर पे मैं बताऊं, एग्जैक्ट आंकड़ा छोड़ दीजिए, अंदाज़ा बता रहा हूं कि शराबबंदी जब बिहार सरकार में लागू हुई तो 500 करोड़ का एक कारोबार सालाना रहा होगा। जब शराबबंदी नहीं, जब बिहार में शराब की दुकानें खुलवानी नीतीश ने शुरू की तो 500 करोड़ का सालाना कारोबार मोटा मोटी रहा होगा एक्साइज का।
जब वो शराबबंदी कर रहे थे तो वो बढ़ गया था कारोबार। 1000-1500 का सालाना कारोबार रहा होगा, जिसको एक तरीके से उन्होंने खत्म किया कि भाई ये राजस्व जो आ रहा था राज्य को, ये हमें नहीं चाहिए। और बहुत ही कन्विक्शन के साथ नीतीश कुमार ने कहा, जब लोगों ने कहा कि टूरिस्ट आते हैं, तो बोले कि जिस टूरिस्ट को दारू पीना वो नहीं आए मेरे राज्य में, मुझे नहीं चाहिए टूरिज्म। ये बड़ी बात थी, बतौर मुख्यमंत्री ये बात कहना। आज की तारीख में सालाना 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। पहले से कई मल्टीफोल्ड बढ़ गया ना बॉस। अवैध, लेकिन अवैध। सरकार को 1 रुपया नहीं आता। इससे तो अच्छा था कि लीगलाइज रहता, सरकार को फायदा भी होता, सरकार को फायदा भी होता। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखिए, एक तो एक कारण है। दूसरा कारण, मैं गोरखपुर में शराब पी रहा हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, और गोपालगंज चले गए और गोपालगंज चला जाता हूं, मैं अपराधी हो गया। इस देश के लोकतंत्र में ये कानून तो मुझे समझ में नहीं आता। अगर ये पॉडकास्ट राष्ट्रपति महोदया सुन रही हो तो उनको ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि इसी देश में एक जमीन पे जो चीज जुर्म एक है, जमीन पे जुर्म ऐसा कि मतलब जब लागू हुआ था तो याद है ना कि मतलब आपको मैं बताऊं, जब शराबबंदी इन्होंने लागू की, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, मैंने गांव में घरों में अपने रिश्तेदारों को, चचेरे भाइयों को और भी लोगों को सख्त हिदायत दी कि जो लोग हमारे सर्कल में ऐसे होंगे जो पीते हैं, उनको दरवाजे पर नहीं आने देना है। क्योंकि ये था कि आपके घर में पकड़ा जाएगा, आप सब जेल हो जाएगी सबको। ताउम्र जिसने एक बूंद शराब नहीं छुई हो, उसके घर में मिल गया, आपको जेल कर देंगे। बिल्कुल। तो ये जुर्म, जहां एक राज्य में जुर्म नहीं है, वो पी रहा है, दूसरे राज्य में वो जुर्म हो गया, तो ये तो अद्भुत कानून था। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि आपने उसको अपराधी बनाया, वो जेल चला गया उस अपराध के लिए जो अपराध उसने किया नहीं, या वो अपराध इस देश के लिए अपराध नहीं है, आपके लिए वो अपराध है, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए आपके लिए अपराध है। अब देखिए, अब उससे छूटने के लिए क्या कर रहा है, रिश्वत दे रहा है वो। एक गलती तो आपने ये की कि राजस्व का नुकसान किया, दूसरी गलती आपने व्यक्ति को अपराधी बनाया, और तीसरी गलती, आप उसके लिए टास्क फोर्स थोड़े बना के बैठे हैं। जो बिहार की पुलिस व्यवस्था है, उसी पुलिस व्यवस्था को आपने कहा ये एडिशनल काम, अब वो उनका प्राइमरी काम हो गया, बाकी अपराध का क्या होगा। 2005 से 10 में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपराध पर काबू पाया, स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों को जेल में ठूसा, हजारों, अब वो सारे पुलिस वाले शराब के खेप पकड़ने में बिजी हो गए, दूसरे अपराध फिर उसी मुकाम पे पहुंच गया। भाई पुलिस वाले उतने ही हैं, या तो आप टास्क फोर्स बनाते, भाई ये अलग लोग हैं, ये शराब पकड़ेंगे, आप उनकी दिनचर्या, अब उसके लिए किसी को गोली लगना उसके लिए उतनी बड़ी घटना नहीं है, एक जीप शराब पकड़ लेना उसके लिए बड़ी घटना। मतलब इंटेंट बहुत सही था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो था, एग्जीक्यूशन जो था, वो ठीक से हुआ नहीं, बहुत खराब, तो इसीलिए वो गलत फैसला हो गया। अच्छा, अब जिद है, भाई आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, वापस ले लो ना यार। नहीं, वो तो फिर ये भी है ना, चुनाव वुनाव तमाम चीज़ें हैं, महिलाएं उससे बहुत, भाई आप कहते हैं कि शराब बंद हो गया, आपका पति शराब नहीं पिएगा, तो महिलाओं के तो मानसिक, आप साइकोलॉजी से तो उसके केल ही रहे हैं, उसे बता रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, अपन अभी उस पर नहीं जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, उसी सिलसिले में जब आप शराबबंदी और इसकी बात होती है तो जिक्र आ जाता है कि आपके घर पे फायरिंग हो गई। क्या हुआ था वो ऐसा हुआ कि मेरे घर के पास ही मैं एक छोटा सा एक मंदिर बनवा रहा था, तो मज़दूर लोग काम कर रहे थे, तो गर्मी का मौसम, तो मज़दूर आकर के, जब दिन में मेरे पिताजी ने हिदायत दे रखी थी जब धूप बहुत तेज़ हो तो तुम लोग यहाँ आराम कर लिया करो, सुबह शाम काम कर लो, 4 बजे के बाद कर लो। तो वो खाना वाना खाकर मेरे बरामदे में वो सब नीचे पंखा चला कर नीचे सो रहे थे। ये ईयर कौन सा था? 2010 के आसपास? नहीं, 10 के बाद की बात है, ये 2014 के आसपास की। अच्छा, 14 के आसपास। नहीं, शराबबंदी कब लागू? 15। हाँ, तो उसके पहले की बात है ये। अच्छा, उसके कुछ दिन पहले की बात है, 14-15 की। तो नीतीश कुमार की सरकार थी। नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार थे। तो अब वो मेरा घर के बरामदा में एक खिड़की है, खिड़की के ठीक उस पार कमरा है जो जिसमें माता पिता रहते हैं।
चूँकि घर में वही लोग रहते हैं तो गांव में, तो उन्होंने अपना कमरा ऐसी जगह रखा हुआ है शयन कक्ष की, कोई बाहर से आए तो आवाज़ दे तो हमको तुरंत आसानी से सुनाई दे, समझ में आए। अब अचानक मैं दफ्तर में बैठा हूँ, अचानक पिताजी का फ़ोन आया। अच्छा, दिन में फ़ोन आता नहीं उनका भैया, उनको मालूम है कि मैं भी दिन में व्यस्त रहता हूँ, तो हम लोग एक दिनचर्या में ऐसी है कि सुबह 8-9 बजे उनका फ़ोन आ जाएगा, और नहीं तो फिर रात को सोने के समय उनका फ़ोन आएगा। यही उनकी आदत है। हम लोग उसी तरीके से एक प्रैक्टिस में है। दिन में फ़ोन आता है तो चिंता हो जाती है, कुछ अलग सी बात, कुछ अलग है, कुछ ज़रूरी है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ घटना है, या कोई बात ऐसी है जो बताना ज़रूरी है, तो फ़ोन करते हैं। देखा 2-3 मिस कॉल, तो मैं फ़ोन उठाया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले गोली चल गई। हम बोले कहाँ? तो बोले घर पे। हम बोले किसके? बोले अरे तुम्हारे घर पे चल गई भाई। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा मेरे घर पे गोली चल गई, ये तो बहुत अद्भुत बात। अच्छा, अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन हम लोग ठीक ठाक लोग हैं भाई, और गांव में उतनी तो फ़कत है कि साला घर पे कोई गोली तो ना चलाए। चल गई। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा आप लोग ठीक हैं? पहला मेरा सवाल था कि पहले तो कहाँ, उसके बाद जब हुआ कि मेरे घर पे, मतलब आप लोग ठीक हैं? तो हाँ ठीक है। मैंने माँ से बात कराई, तो बोले हाँ मैं खाना खा रही थी। तो हम बोले कहाँ चला? तो बोले कि बस खिड़की के ठीक ऊपर है। अच्छा, हाँ, दीवार में धंस गई है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एसपी को फ़ोन किया, तो फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हुआ। फिर मैं अगले दिन गांव गया, चूँकि जाना ज़रूरी था, फिर गोली चली है तो देखना ज़रूरी है। पुलिस को फ़ोन किया, एसपी पहुंचा, तो अच्छा, गोली मार के उसने कुछ पर्चे वर्चे फेंक के वो चला गया। ठीक है। अब जब पुलिस का दबदबा बढ़ाया हमने, भाई आईजी मित्र, एसपी मित्र, तो पूरा महकमा हरकत में। अब मैं यहीं हूँ दिल्ली में, लेकिन गोली चलने के 4 घंटे के अंदर सीधा एसपी पूरे कुनबे के साथ घर पे पहुँच जाए, थोड़ा कम। अच्छा, मेरा गांव नेपाल बॉर्डर पे है, मतलब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है नेपाल से। गोली चलाई, फुलवरिया, हाँ फुलवरिया, चंपारण का इलाका। तो वह गोली चलाई, भाग गया, नेपाल कट लिया। अब पहले तो मैं गया तो एक दारोगा जी थे, वो आगे हमसे पूछने लगे कि गोली कैसे चली। तो मैंने कहा ये मैं बताऊं? ये तो आपको बताना है ना भाई, आप 4 दिन से जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो ये आप बताएंगे ना गोली कैसे चली, किसने चलाई। इतने फिर आपके फ़ोन पे घंटी बजती है। हाँ, तो ये घटना अभी चली। तब तक जब प्रेशर बहुत बन गया, अचानक से एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। हाँ। और वो लग गया कि मेरा ये विदेश का नंबर है। तो उसके बाद वो पूरा अपने अंदाज में, भैया प्रणाम, गलती हो गई, और अनजाने में दूसरे घर पे चलाना था, आपके यहाँ चल गए। मिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गया। हाँ, उसका सेंटेंस यही था कि भैया वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला हो गया। हम बोले साला मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात तो पुलिस वाला भी कर रहा था, तुम वही शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हो जी? मैंने बोला नहीं, मतलब मेरे मन में ये आया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है ये। सो हो गया भैया, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तो बोले तुम हो कौन भाई? बोले छोड़िए ना ये सब। मैंने 2-3 बार उससे पूछा कि तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो? तो बोला कि आप दबाव कम कर दीजिए तो हम लोग देश में वापस आ जाएं। अच्छा। तो फिर मैं दिल्ली वापस आ गया। बोला कि मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है, हाँ आप दबाव कम कर दीजिएगा तो हम लोग देश वापस आ जाएंगे। तो फिर मैं वापस आ गया, मैं दिल्ली। फिर एसपी साहब ने फ़ोन किया मुझे कि सर FIR हो गई है, क्या करना है? हम बोले आपको जो करना है आप कर लीजिए। बाद में कभी वो लोग पकड़े गए? नहीं, वो मालूम था। हाँ, वो पुलिस बाद में जब उस एसपी साहब DIG बन गए, फिर एक दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने नाम बताए उनके। अच्छा। कि ये लोग थे, और वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का ही मामला था, वो गलती से ही आपके घर पे चला था। उसके बाद फिर कभी किसी तरह के नहीं, फिर उसके बाद किसी तरीके के नहीं। तो हालांकि मेरा ये मानना है कि कुछ तो बात रही होगी, ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। हाँ, तो वो एक ग्रह था, वो कट गया। देखिए, बिहार के बारे में जब बात होती है ना, और जो अभी आप गोलीबारी की बात, तो लोग कहते कि लालू के राज में जंगल राज था, और तब ये क्राइम और इस तरह की वारदातों का जिक्र होता था। और आपके साथ जो घटना हुई वो नीतीश के दौर का है। मगर आप
की जो पर्सनल राय है वो बिहार का सत्यानाश करने के लिए, या अगर कोई कहता है कि बिहार का बहुत बुरा और बिहार के साथ बहुत ख़राब हुआ, बिहार जो भी गर्त या नीचे की तरफ लुढ़का, उसके लिए जिम्मेदार लालू यादव के शासनकाल को, उनके मुख्यमंत्री बनने की चीज़ों को लोग कहते हैं। मगर आप कहते हैं कि लालू नहीं, इसका विलेन जो है वो रघुनाथ झा थे। ठीक है, आप ज़रा समझाइए, क्योंकि रघुनाथ झा का जब जिक्र जब हम लोग करेंगे तो 90-91 के आसपास हम जाएंगे, तो उस दौर की राजनीति को भी समझना पड़ेगा कि अब रघुनाथ झा का नाम क्यों ले रहे हैं और क्यों लालू को उनसे कमतर मान रहे कि कल्प्रिट है वो। देखिए, बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही थी, सालों से चलती आ रही थी, आज के दौर में हर टेलीविज़न डिबेट पर या जिस तरीके की राजनीति का एक नैरेटिव सेट हुआ है, जिसमें यह कहा जाता है कि सवर्णों की राजनीति बिहार में रही, अब कोई सवर्ण सत्ता में नहीं आएगा, ये बात हमेशा होती है। बिल्कुल। राहुल गांधी भी हर जगह जाकर जितनी आबादी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, ये तमाम बातें होती हैं। ये तो सत्य था ना कि 90 से पहले तक सवर्णों का ही राज था। अगर हम कर्पूरी ठाकुर के शासन को या भोला पासवान शास्त्री के शासन को, ये सब टुकड़े टुकड़ों में 4-5 सालों के शासन को हटा दें, तो कमोबेश उन्हीं लोगों का। मेरे ख्याल से 90-91 से ठीक पहले भी जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें लगातार जो मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मण, ब्रह्मेंद्रेश्वरी दुबे, जगन्नाथ भागवत मिश्र, जहाजत, भागवत जहाजत, तीनों पंडित, ये तीनों पंडित। तो ये दौर चल रहा था, और इस दौर में, इस बीच में एक बहुत ही मजबूत चेहरा रघुनाथ झा का था राजनीतिक स्तर पर। बिल्कुल। भाई, ब्राह्मणों के नेता, एक वो ब्राह्मणों के नेता तक नहीं, एक सवर्णों के लीडर के तौर पर स्थापित थे। स्वीकार्यता थी उनकी, और उनका अपना एक जलवा भी था, और लोग भी थे उनके पास, जनाधार तो था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? जब जनता दल जीत कर आती है और मुख्यमंत्री चुनने की बात होती है, केंद्र में अस्थिर सरकारें हैं, वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार अस्थिर है। अच्छा, वो अस्थिर काफी समय से चल रही है। बिल्कुल। मतलब एक शासन राजीव गांधी के बाद 91 से फिर नरसिम्हा राव ने संभाला, उसके बाद फिर लगातार अस्थिर सरकारें हैं। बिल्कुल। वाजपेयी आए गए, ये सब नहीं, वाजपेयी तो खैर बहुत बाद में आए, ये चंद्रशेखर की सरकार भी बाद में, बीपी सिंह की थी, बीपी सिंह से पहले देवेगौड़ा की सरकार है। ये सारी सरकारें कमोबेश चल रही हैं, अस्थिर सरकार है केंद्र में। लालू यादव सीन में कहीं नहीं है। लालू यादव को कोई नहीं जानता है। लालू यादव जबकि 1977 में कम उम्र में सांसद बन चुके हैं, और उस टाइम पर भी मेरे ख्याल से जब ये मुख्यमंत्री बने तो सांसद ही थे ना? सांसद बन चुके हैं, लेकिन बतौर सांसद कितने, भाई 53 सांसद थे, बिहार एक ही था ना, तो कितने लोगों को लोग जानते होंगे पूरे बिहार में? सही बात। और मीडिया भी इस तरीके का नहीं था, और ऐसा कोई काम भी लालू यादव ने नहीं किया था कि पूरे बिहार के नेता के तौर पर स्थापित हों। तो ये दौर वैसा ही था कि एकदम एक ऐसा व्यक्ति जो अननोन है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो रामसुंदर दास का चुना जाना लगभग तय है। रामसुंदर दास को बैकिंग थी वीपी की। रामसुंदर दास को बैकिंग, तो वीपी की पसंद रामसुंदर दास, वीपी की पसंद रामसुंदर दास इसलिए पसंद कि वीपी एक अलग किस्म की राजनीति कर रहे थे। वीपी एक देश में बदलाव की राजनीति शुरू कर चुके थे। मंडल कमीशन की कहानी गढ़ी जा चुकी थी, और अपने को वो ठाकुर होते हुए सर्वदल का एक नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते थे, और दलितों पिछड़ों को वो उठाना चाहते थे। जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी, एक आने वाले दिनों में एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित होना चाहते थे। तो उनकी पसंद रामसुंदर दास थे। रामसुंदर दास की स्वीकार्यता भी थी, एक लीडर भी थे। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में ठनी हुई थी, और चुनौती देने आ गए रघुनाथ झा चुनौती देने आ गए। अब रघुनाथ झा चुनौती देने तो आ गए, उनको किनको? चंद्रशेखर का बैकअप। अब उनको चंद्रशेखर ने बैकअप कर दिया। अब ये ऐसा दौर था, चूंकि चंद्रशेखर का एक अपना कुनबा था,
मतलब वीपी के पीएम होते हुए भी वो अपने आप को जो है, पीएम से कम नहीं, वीपी को तो कोई समझते नहीं थे ना। इसलिए तो कह रहा हूँ। उस दौर में जितने पीएम बने उसमें से किसी को वो पीएम मटेरियल मानते ही नहीं थे। हाँ, मतलब वो अलग ही थे अपने आप में। चंद्रशेखर अपने आप में अलग थे। बिल्कुल तो वो एक ऐसा दौर था कि ये बिल्कुल कहानी अलग जा रही थी। ठीक। तो रामसुंदर दास मुख्यमंत्री के मजबूत दावेदार, उनको चुनौती देने वाले चुनौती रघुनाथ देने झा। वाले रघुनाथ झा, दोनों की लड़ाई। दोनों की लड़ाई, और फायदा हो गया लालू यादव को, जो जिस आदमी का कहीं कोई नाम नहीं था, कहीं कोई सीन नहीं था। तो मैं तो कहता हूँ ना, अगर रघुनाथ झा ने वो चीज ना किया होता तो लालू मुख्यमंत्री नहीं बनते, नहीं बिहार बनते। का ये हाल नहीं होता। बिल्कुल, मैं आप- इसीलिए मैं कहता हूँ, इसलिए कहते हैं कि रघुनाथ झा ज्यादा जिम्मेदार। ज्यादा जिम्मेदार हैं कि भाई आप अगर नहीं लड़े होते कुर्सी के लिए तो रामसुंदर दास सीएम बनते। हो सकता है कि कुछ साल के बाद रामसुंदर दास हट जाते, आप सीएम बन जाते। बिहार अच्छा होता बुरा होता नहीं मालूम, लेकिन कहानी कुछ और होती। कहानी कुछ और होती, और जो बुरा बिहार आज है वो तो नहीं होता, किसी भी कीमत पे नहीं होता मेहर। इसलिए कि बिहार में न सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य इनका ह्रास हुआ है, बल्कि बिहार में सामाजिक चेतना का ह्रास हुआ है, सामाजिक समरसता का ह्रास हुआ है। देखिए, जो दौर की आप बात कर रहे हैं ना, ये दुखती रग है। ये 89, 90, 91, 92, 93, 4-5 साल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार से, शायद आप भी उसी दौर के रहे होंगे, स्टूडेंट्स का जितना पलायन हुआ शिक्षा वहाँ पे लालू यादव के आने के बाद, जिस तरह से ओपन बुक सिस्टम हो गया और कोई मतलब नहीं रह गया था कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का, बच्चों का जो पलायन हुआ पढ़ने के लिए दूसरी दूसरी जगहों पे, वो फिर वापस कभी रिवर्स हो नहीं पाया। कैसे होगा? आप वो बुनियाद आपने हिला दी, आप जब बुनियाद हिला देंगे तो कोई कैसे वापस जाएगा? शिक्षा आपने खराब कर दी। भाई आप शिक्षित कर लेते ना। टीचर्स को तनख्वाह मिलती नहीं थी। जो लोग थे, अचानक से जो नया नया सत्ता का स्वाद चखने के बाद जो होता है, प्रोफेसरों की कोई धमकाने और मतलब किसी तरह से अपना धौंस जमाने में कोई पीछे नहीं। मेरे फादर भी प्रोफेसर थे, इसीलिए मुझे मालूम है। तो अचानक से क्या हुआ कि जो प्रोफेसर्स का पठन पाठन में जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा यार ये क्या हो क्या रहा है आखिर। कॉलेज में किताब खोल के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। फिर वो अलग लोगों को, जिस किसी के पास भी छोटा मोटा भी सामर्थ्य था, लोगों ने कहा अपने बच्चे को निकालो यहाँ से, किसी और जगह भेजो। उसी ब्रीड में बहुत सारे लोग दिल्ली आए। मेरे ख्याल से आप भी उसी दौर बिल्कुल के, बिल्कुल उसी दौर के। देखिए बिहार में क्या था, आज भी है बिहार में, बिहार की एक खासियत है जो बाकी प्रदेशों से बिहार को अलग करती है। बिहार के पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए या दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, ये पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। बदलाव क्या हुआ है, जैसे बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे ना, आप देखिए हम लोग बात 90 से 2000 की बात कर ले, मान लीजिए 10 साल। बिल्कुल अब जिन बच्चों का जन्म 2000 के बाद भी हुआ वो भी 25 साल के हो गए। बिल्कुल 25 के हो गए। तो उन्होंने तो कोई दौर देखा नहीं, तो उनको ये लगता है कि भाई बिहार पहले स्वर्ग था क्या। आप बात कर रहे हैं कि लालू यादव ने खराब कर दिया या नीतीश कुमार ने खराब कर दिया, स्वर्ग था क्या। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको, और मैं हर किसी को ये बात कहता हूं। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, मनमोहन सिंह इस देश के वित्त मंत्री थे। बिल्कुल। उस वक्त आंध्र और बिहार की जीडीपी में 0.5 से कम का मार्जिन था, डिफरेंस। बिहार को लालू मिले, आंध्र को नायडू मिले। आज दोनों की परिस्थितियां क्या हैं आप देख लीजिए। पहली आकलन के लिए पहली बुनियाद। दूसरी बात पे आइए, मैं आपको मिड 80s की बात बता रहा हूँ। मैं स्कूल में था, पश्चिम चंपारण में एक कुमारबाग एक जगह है, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत समृद्ध स्कूल, मतलब 100 एकड़ का कैंपस टाइप का। अच्छा। हॉस्टल में रहते थे हम, बेतिया शहर से 9 किलोमीटर दूर। कभी कभार 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे छात्र वहाँ से रात में एक ट्रेन आती थी, तो रात में 8 साढ़े 8 बजे एक रात को ट्रेन आती थी। उस ट्रेन को पकड़ के चुपके से बेतिया आके रात को 9 से 12 सिनेमा देख के लौटते थे। अच्छा, ठीक है, चोरी से, एक जाहिर सी बात है। हाँ ठीक है। तो लेकिन एक छात्र नहीं, 8-10 छात्रों का मजमा, हर 2-3 महीने पे एक बार यह मौका आता था या करते थे। कभी कोई गैंग ग्रुप जा रहा है, कभी कोई ग्रुप जा रहा है। उसमें लौटते समय मेरे ही गांव के रेलवे के गार्ड थे, तो वो मालगाड़ी के गार्ड थे। तो वो अक्सर क्या करते थे कि वो बच्चों को देखते थे तो वो
बैठा लेते थे बेतिया स्टेशन पे और कुमारबाग में गाड़ी धीरे करा के उनको उतार देते थे। अच्छा। ये कहानी चलती थी। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास के बच्चे अभी जा रहे हैं तो फिर उनका टर्न आता होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर दूसरी क्लास के जा रहे हैं, ऐसा होता था। तो कमोबेश हर 15 दिन पे एक ग्रुप जा ही रहा होता था। एक दिन क्या हुआ, मैं पहली बार जैकी श्रॉफ की एक पहली 3D फिल्म आई थी, शिवा का इंसाफ। मैं वो देखने के लिए ग्रुप के साथ आ गया और चश्मा, चूंकि 3D चश्मा लगा करके फिल्म देखने का एक जो अखबारों में पढ़ रहे थे, उस लालच में मैं आया। फिल्म देखे, जब हम लौटने लगे तो माल ट्रेन आई नहीं। अच्छा। अब वो 9 किलोमीटर की दूरी, 8-10 लड़के हम लोग पैदल निकल गए। रेलवे ट्रैक से ही हम लोग पैदल चले गए। अच्छा। जब हम स्कूल के बिल्कुल पास पहुंचे तो वहाँ एक रास्ता क्रॉस करता था रेलवे ट्रैक को। वहाँ 2-3 बुजुर्ग लोग रास्ते से क्रॉस कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने आवाज़ दी, कौन हो जी, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, कुमारबाग हॉस्टल में रहते हो? आओ तनी बिहान तोनी की स्कूल में। अच्छा। बोलते हुए वो जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। चूंकि देखिए कि 8-10 बच्चों का ग्रुप है, इस पर चला ही जाएगा। हम लोग चले आए हॉस्टल। अगले दिन वो लोग आ गए, दिन में 12 बजे वो धमक गए। अच्छा। हम लोग क्लास में हैं, देख रहे हैं कि 2-4 बुजुर्ग हर क्लास में घूम रहे हैं जी। अच्छा। चेकिंग चल रही है, फ्लाइंग स्क्वाड आ गया। फ्लाइंग स्क्वाड आ गया और सारे लड़के पहचान लिए गए। अच्छा। चांदनी रात थी, वो गुजरते हुए बुजुर्गों ने पहचान लिया। ये मतलब ये गार्जियनशिप हुई ना, ये गार्जियनशिप हुई। यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है मेहर? सोसाइटी को बेटर बनाने के सोसाइटी को बेटर बनाना, ये तो स्वर्ग है। उस बुजुर्ग आपके को पिताजी भी आपको डिफेंड करने नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, उल्टे कहेंगे और चाटा लगा देते हाँ। भाई उस बुजुर्ग को क्या लेना देना है? ना आपके परिवार का है, ना आपके गांव का है, ना आपके समाज का है। वो आपके बृहत्तर समाज का हिस्सा है, राइट। वो स्कूल का छात्र है। वो बुजुर्ग ये सोच रहा है कि इनकी आदत खराब ना हो जाए, ये भटक ना जाए, तो इसलिए वो अगले दिन आता है स्कूल। स्कूल का शिक्षक और पूरा समुदाय उनकी बात को ध्यान देता है, तवज्जो देता है। हम दंडित होते हैं। ठंड के मौसम में शाम के बाद गंजी बनियान में हम लोगों को खड़ा कराया गया 2 घंटे। आपको दंड मिलेगा। हम पकड़े गए। ये गार्जियनशिप खत्म है। ये सोसाइटी का ह्रास है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल जस्टिस की बात नहीं की इन्होंने, ब्लफ दिया है। इसलिए ब्लफ मास्टर लिखा। ये ब्लफ मास्टर्स हैं भाई। हमने तो नहीं पूछा कि वो किस जाति के थे ना। और हम जो 10 लड़के गए थे उसमें सारी जातियों के बच्चे होंगे। उन्होंने भी कोई जाति देख के थोड़े आपको पकड़ा, जाति देख के थोड़ी पकड़ा। बच्चे हैं, हॉस्टल में होना चाहिए था, बाहर कहाँ घूम रहे? बाहर कहाँ घूम रहे हैं रात को? कुछ हादसा हो जाए इनके साथ, कोई घटना घट जाए, बिगड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? यही स्वर्ग है। ये अब बताइए संभव है? नहीं। बिहार में आप कल्पना कर सकते हैं? आज के डेट में तो ये चीज़ नहीं है। नहीं है। तो सोसाइटी का डिग्रेडेशन यही है ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए उस टाइम पे ना, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना एक ख्वाब था। मतलब जिसका बच्चा पटना साइंस कॉलेज में चला गया, उसके माँ बाप निश्चिंत हो सकते थे कि ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। नेतरहाट किसी का बच्चा चला गया, वो तो गारंटी है कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS कुछ ना कुछ बन के ही वहाँ मैं से आज ही कहीं रिपोर्ट देख रहा था, पूरे देश में, आपने जिक्र छेड़ दिया नेतरहाट का, तो मैं बताऊं, पूरे देश में उससे ज़्यादा IAS IPS देने वाला कोई स्कूल नहीं है। हाँ बिल्कुल। एक बार पार्लियामेंट में भी ये मामला जो है चर्चा में आया था। हैरान रह गए लोग कि कोई ऐसा स्कूल है जहाँ से इतने IAS IPS पैदा हुए हैं। मतलब अभी तक शायद 1100 या 1200 IAS IPS है इस देश में, जो एक स्कूल से आए। शिक्षा को खराब करके या उसकी रीढ़ तोड़ के आपने सोसाइटी को ध्वस्त कर दिया ना। वही काम लालू यादव ने किया। वही काम लालू यादव, और ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और वो लालू यादव ने किया और उसको फिर कंटिन्यू किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार शिक्षा मित्र लेके आए। मैं कहता हूँ शिक्षा मित्र नहीं, शिक्षा शत्रु थे। अच्छा। शिक्षा मित्र तो लाए ना, शिक्षा शत्रु लाए। वो आपने अधिकार दे दिया गांव के मुखिया को शिक्षक रखने का, वो पैसे लेकर के किसी को रखा या संबंधों पे रखा।
अपने लालच से रखा या पैसे, जो भी कारण रहा हो, ऐसे लोगों को उसने शिक्षा के मंदिर में बिठाया जो वाकई शिक्षक बनने के लायक नहीं थे। नतीजा देखिए, बुनियाद खराब हो गई। भाई बुनियाद ही तो सबसे बड़ी बात है। सही बात है। आप हमसे आज बात कर रहे हैं मेहर, आपने शुरुआत में कहा कि हम दोनों उस संस्थान से पढ़े हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा संस्थान बेहतरीन है। ठीक है। बिल्कुल। और हम दोनों बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। हाँ, सरकारी, मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। बोरा बिछा के पढ़े हैं ना? बिल्कुल, बोरा बिछा के पढ़ा, है ना? डेस्क और टेबल भी नहीं था मेरे स्कूल। बोरा बिछा के पढ़े हैं ना? हम भी। हैं? मैं ये कह रहा हूँ, और तब भी लंदन आप पहुँच गए। हम पहुँच गए ना, तब भी हम लोग आज बैठ के बात कर रहे हैं ना। मैंने यही बात तो एक बार डायस से कार्यक्रम में मैंने कहा था, वहाँ नीतीश कुमार भी मौजूद थे। मैंने कहा कि 10 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था के साथ हमने शिक्षा ग्रहण की है, जिन शिक्षकों के साथ या जैसे शिक्षकों के साथ, अगर वैसी शिक्षा व्यवस्था और वैसे शिक्षक आज भी वहाँ सरकारी स्कूलों में हों तो तस्वीर कुछ और। तो मैं अपने बच्चे को दिल्ली से वापस लेके गांव चला आऊंगा। आपने डिग्रेड किया है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता ना। प्राइवेटाइजेशन में भी आपने वो मौके नहीं दिए। अच्छा, एक तरफ तो आपने शिक्षा का स्तर खराब किया, दूसरी तरफ आप अपराध को बढ़ा दिया। तो अब कोई कोशिश भी कर रहा है तो उसके मन में, जैसे आपने 2 बार पूछा ना कि उसके बाद कोई घटना तो नहीं घटी, तो मन में रहता है ना बिल्कुल कि भाई कल को कोई काम करने जाए, पता चला कि, वो तो डर है ना। इसी वजह से बाहर के लोग भी वहाँ जाने से पहले कतराते हैं ना। कतराते हैं कि एक इमेज है कि बिहार में सब कुछ वैसे इतना स्मूथ नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। अभी कुछ साल, 2-3 साल पहले एक बहुत अच्छा यंग IPS मेरे ज़िले में आए, और हमारे ज़िले में मोतिहारी में, मतलब पूर्वी चंपारण में एक बहुत अच्छे IPS थे, तेज़ तर्रार हुआ करते थे, सुनील झा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मैं सुनील झा के बाद कुमार आशीष को मानता हूँ। अभी वो शायद सारण के SP हैं, वो हमारे ज़िले में SP के बतौर आए। बहुत अच्छा काम किया। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो मैं ऐसे ही पूछा, अपने गांव के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके गांव में जितने अपराध धाराओं में हो सकते हैं ना, वो सारे अपराध के अपराधी आपके गांव में हैं। अच्छा, मतलब आपके गांव की पहचान नहीं होगी। मेरे गांव के बारे में उन्होंने ऐसा कहा, और ये कहते हुए वो ये कह रहे थे कि उस गांव में, जिस गांव में आपके दादाजी गांव में रह के 72 किताबें लिखे हो, उस गांव की नई पहचान है। उस गांव की नई पहचान है। कि सारी धाराओं में अपराध जो है, अपराध है वहाँ। तो ये सोसाइटी को डिग्रेड किया आपने। बिल्कुल। और ये शासन का काम है ना। समाज की हिस्सेदारी में शासन का बड़ा रोल होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने ब्लफ दिया सोशल जस्टिस का। आप कह रहे हैं कि हमने आवाज़ दी। अरे आवाज़ तो आपने दी नहीं, आवाज़ तो कर्पूरी ठाकुर ने दी। बिहार में पिछड़ों को आवाज़ कर्पूरी ठाकुर ने दी। बिल्कुल। बिहार में, देश में पहली बार पिछड़ों को रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर ने दिया। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। बिल्कुल। तो कर्पूरी ठाकुर ने आवाज़ दी, और उन्हीं के आप शिष्य हैं। और उसी कर्पूरी ठाकुर को, बीमार कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव ने अपनी जीप देने से मना कर दिया। जिस दिन उनको विधानसभा जाना था और बीमार थे, उन्होंने अपने एक व्यक्ति को भेजा, मैंने जिक्र किया है गांधी मैदान में, कि लालू जी से कहिए कि अपनी जीप भेज दें। सेकंड हैंड व्हील्स की जीप खरीदी थी उन्होंने, लालू जी ने। मना कर दिया, बोले जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के लिए। कर्पूरी ठाकुर के लिए। तो लालू की गाड़ी तो डिरेल उसी दिन हो गई थी। जिस किसी व्यक्ति को भी लालू यादव के चेहरे में सामाजिक न्याय का मसीहा दिखता है, वो सब 2000 के बाद की पैदाइश हैं। उससे पहले का बिहार देखा है, जिन्होंने उसके पहले का बिहार देखा है, कम से कम 80 और 90 का दशक, जो 80 और 90 का दशक देखा है, वो 2 बातें कहते। एक तो कहते हैं कि बड़ा ही दलितों और पिछड़ों का शोषण हुआ। मेरी उम्र 50 साल हो गई, मैंने तो अपने गांव में शोषण नहीं देखा है।
मतलब हो सकता है ये बात बहुतों को नागवार गुजरेगी मेहर, लेकिन 50 साल की उम्र में मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि 5 साल कम उम्र कर दीजिए तो 45 साल हमारे होश के हुए। इस 45 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि मेरे गांव में किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी गरीब को, किसी अमीर ने जात के नाम पे या धर्म के नाम पे उत्पीड़न किया हो। नहीं देखा है मैंने। अब हो सकता है कि मैं लकी हूँ, मेरे समाज में वैसे लोग नहीं हुए हों, हो सकता है। हाँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि जिस इब्राहिम मियाँ को हम इब्राहिम बाबा कहते थे, हम भी वैसे ही, मतलब हमारे वो है ना, कोई मजहब जो है, हाँ, मेरे बाबा के मित्र थे वो, हम उनके पाँव छूते इब्राहिम थे। बाबा। इब्राहिम बाबा पैर भी छूते पैर थे। भी छूते थे। अब तो आज की डेट में तो आपको कहा जाए अब सेकुलर नहीं है, फिर या सेकुलर कहा जाएगा आपको फिर अगर नहीं, अपने मैं इब्राहिम बाबा के पैर अगर आज छुएंगे? हाँ, तो हम पता नहीं क्या कहा जाएगा। तो वो सामाजिक सौहार्द तो बिगड़ गया, वो ताना बाना तो टूट गया। ताना बाना तो टूट गया। तजिया निकलता है ना मुसलमानों का। मेरे गांव का तजिया मेरी दादी के सिंदूर लगाए बिना गांव से बाहर सड़क हमने पे भी नहीं देखा है। आता। हमारे यहाँ पे जब ताजिए का जुलूस निकलता था, उससे पहले जो ताजिया बनता है, उसके लिए जो मुसलमान हमारे इलाके के थे वो आते थे और हक से पैसा ले जाते थे कि चाचा आप प्रोफेसर है, आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे, हाँ। आप दीजिए इतना पैसा, और वो चंदा देते थे। और फिर ताजिया जब जुलूस निकलता था तो मेरी माँ उस पर जल भी चढ़ाती थी, मैंने देखा है, पानी डालते हुए, और चावल और पैसे वैसे डाल। और ये मेरे नहीं, एक मेरा घर नहीं, पूरे गांव में ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो होली भी मनाते थे वैसे ही, हाँ, वैसे ही दिवाली, वैसे ही दशहरा। मतलब मन में ये फ़र्क जो है, लाइन नहीं था हिंदू और मुसलमान अलग नहीं था। नहीं। अब देखिए, अब जैसे मैं अभी 2014 या 15 की बात होगी, आखिरी बार मैंने देखा, मैं जब गांव गया हुआ था संयोग से, उस दिन तजिया का जुलूस निकल रहा था, तो मैंने सबको खबर भिजवाई। मैंने कहा आओ तुम लोग। वो लोग आए, मैंने उसका वीडियो बनाया, तो उस बहुत खुश हुए बच्चे। और वो मतलब वो ऐसा होता था मेहर कि वो तजिया का जुलूस लेकर के पहले दरवाजे पे आते थे, मेरी दादी उस पे मतलब गंगाजल छिड़कती थी। वही अब आप सोचिए ना, सेम चीज़। और वो फिर वहाँ से लेकर के सड़क पे जाते थे, फिर जुलूस निकलता देखिए, मोतिहारी और सहरसा में बहुत अंतर है। मैं सहरसा का रहने वाला हूँ। डिस्टेंस आप देखिए तो 200-250-300 किलोमीटर। हाँ। लेकिन कमोबेश बुनियाद वही है। सोच, तरीका और अपनाने का एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। तो ये चीज़ें बदली हैं, और नीतीश कुमार ने बिहार को, अब आज की तारीख में कहा जा सकता है भाई लालू ने तो 15 साल राज किया, हमने किताब लिखी है 29 साल के बिहार पर, अब तो 35 साल हो गए। 35 हो गया, राइट। ठीक है, आपने 20 साल राज किया, चलिए लालू ने 5 साल खराब, 15 साल में खराब किया, आप 5 साल में ठीक नहीं कर सकते थे। 20 में तो हो सकता है। 20 में तो हो सकता था, लेकिन कैसे होता? फिर तो लालू वाला जो है, पीछे से बैसाखी तो लग ही गई बीच बीच में। नहीं, बीच में वो उस बैसाखी को आप छोड़ दीजिए ना, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की बैसाखी नहीं है। आप नीतीश कुमार ने शुरुआत के 5-7 साल ठीक काम किया। देखिए, शुरुआत के 5-7 साल नीतीश जी ने काम वो किया शायद जो उनको करना चाहिए था, जो मन में रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। बाद के दिनों में उन्होंने वही काम किया जिस काम से उनकी कुर्सी बच सकती थी, बस वही काम किया। और अब परिस्थितियां ये हैं कि मतलब मैं ब्लफ की बात इसलिए भी बार बार कहता हूं मेहर कि समाज में ना और कूट कूट कर भर दिया आपने, ये खाई बढ़ा दी है। टाइम लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। और वो भी तब जबकि कोई ये जो बना हुआ एक सर्कल है, इसको तोड़ के कुछ नई सोच के साथ कोई नया लीडर वहाँ पे आए, नया लीडर, और थोड़ा समाज को भी बदलना होगा। मैं तो दोष लीडर से ज़्यादा समाज को भी देता हूँ, लोग जो वहाँ पे हैं। नहीं तो हम सब भी, आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हूँ। हाँ। आप अपनी जगह, अपनी सोसाइटी को छोड़ के एक बेहतर के लिए, पहले आप वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से आज के डेट में लंदन है, क्या पता कल को फिर आ जाए, कल को क्या पता वहाँ चले जाए। हाँ। लेकिन वस्तुस्थिति तो ये कि हमने अपनी जगह तो छोड़ दी ना, अब उसमें क्या है ना, ये बात चलेगी तो और लंबी जाएगी, लेकिन उसमें थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियन है। ओपिनियन इसलिए फीलिंग्स की वजह से कि जब आप अपनी ज़मीन से बाहर आते हैं और फिर जब आप वापस जाना चाहते हैं तो आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो समाज की सबसे बड़ी खामी है, त्रासदी है। अगर आपका समाज वो सोचता है कि आप बाहर चले गए, आप तो बहुत सफल हो गए, आप फिर वापस क्यों आ रहे हैं,
वो ये नहीं सोचता कि आप वापस आएंगे तो उसमें से भी कुछ लोगों को सफल बनाने की मुहिम में जुड़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अपने अनुभव से आप दूसरे को कामयाबी की तरफ, और वो फिर आपको ना एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगा ना, तब तक मुश्किल मुश्किल है, बिहार का भला नहीं होगा। क्योंकि ये एक्सेप्टेंस जरूरी है। मतलब ये है कि जो बिहार से निकल के बाहर आए, उन्होंने अपने हिसाब से एक सफलता हासिल की, वो वापस लौट के वहाँ जाएं और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे और कहे कि जो तुम्हारे अनुभव है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, तो राज्य का भला हो जाएगा। तो राज्य का सिर्फ भला नेताओं के, सिर्फ नेता कितने हैं हमारे जैसे, और क्या ही कर लेंगे? जब बुनियाद नहीं बदलेगी तो क्या ही कर लेंगे? इसके लिए सबसे जरूरी तो सोच है। सोच है ना, वो सोच को हर जगह। अब देखिए गांव में क्या है, मतलब कौन सा व्यक्ति, आप जाके पूछिए ना गांव में कि आप लोग कितनी बार जा कर के अपने स्कूल में पूछते हैं या अपने स्वास्थ्य केंद्रों में जा कर के पूछते हैं कि ये दवाइयाँ नहीं है स्वास्थ्य केंद्र में, स्कूल में शिक्षक नहीं है। हम लोगों के समय स्कूल में जो शिक्षक हुआ करते थे विद्वान, अगर वो गणित पढ़ा रहा है तो प्रमेय पूरे याद हैं, अगर वो संस्कृत पढ़ा रहा है तो व्याकरण कंठस्थ है। आप समझ रहे हैं? आज के जमाना गूगल का हो गया ना। वो शिक्षक नहीं बचे। हर गांव में, सुदूर इलाके के गांवों में, पंचायतों में कुछ ही जगह ऐसे रहे होंगे जहां समस्या रही होगी। एक सरकारी हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर हफ्ते में एक दिन आता था। बिल्कुल आता था, हमने भी देखा है। अगर सड़क के किनारे है तो रोज आ रहा है। ये प्रॉब्लम तब भी थी। इंटीरियर में है तो, इंटीरियर में है तब भी हफ्ते में एक दिन जा रहा है। बिल्कुल जाता था। आज भाई आपको विकास करना चाहिए था ना। आज उस सेंटर पे नहीं, खैर इस पे तो मैं ये कहूँगा कि ये समस्या सिर्फ बिहार की नहीं है, हेल्थ सर्विसेज की कमोबेश हर जगह दिस। भाई अगर सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी होती तो क्या लगता है कितने जो प्राइवेट और कुकुरमुत्ते की तरह जो प्राइवेट अस्पताल नहीं नहीं होते ना। गला काट लिया जाता है। बीमारी से ज़्यादा लोग अपने पॉकेट कटने से जो है उनकी हालत ऊपर नीचे हुए रहते अब उसमें क्या है कि अब सोसाइटी भी प्रोएक्टिव नहीं है। सोसाइटी नेताओं के पास जाती है कि थाने में उसकी पैरवी कर दें और 100 में से 90 गलत कामों के लिए पैरवी कर दें। सही कह रहे हैं आप। भाई आप जाके बोलिए ना कि मेरे गांव के स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं, नहीं, कोई नहीं कहेगा। मेरे गांव के हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। इस तरह की शिकायतें तो बहुत कम है। नहीं है ना, तो ये बदलना पड़ेगा। तो ये जो पिछले 30 सालों में जो ब्लफ दिया गया है ना, इस ब्लफ की वजह से हुआ है। हो सकता है आज हमारी बातें लोगों को कड़वी लगे, नहीं, समझ में नहीं आए। मैं आपको बताऊं कि जो बात आप कह रहे हैं ना, ये मैं कहूँगा प्रवासी बिहारियों का दर्द है। हाँ, एक टीस है। हाँ, हम सब अपने बेहतरी के लिए तो वहाँ से चले आए, शायद बहुत कुछ हासिल भी कर लिया हो गया, हो सकता है अपने आप को सेटिस्फाइड भी लग रहा हो, लेकिन जब वापस, क्योंकि हमारा रूट छूटा नहीं, हमारा कनेक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो जब उससे जोड़ते हैं तो एक अफसोस और एक आह जो है अंदर से उठती है कि यार। हाँ, और वही फीलिंग जो है आपके पास भी है, वही फीलिंग मेरे पास भी है। यही है। कितनी देर का हो रही बाबू? वाह, बहुत हो गया। ठीक है, चलो ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अगला राउंड फिर कभी। तो सर आज हम लोग बैठे तो दो मैदानों के बीच वो दिल की भी बातें थी, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस हमारे और अपने ऐसे जाति और निजी थे, जिसमें थोड़ी कसक भी थी, थोड़ा कह लीजिए कैसा था, उम्मीद भी है कि कल को काश ऐसा होगा कि बेहतर होगा। तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, टाइम दिया और अपने किस्से, जो कि जीवन के भोगे हुए किस्से हैं, वो साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी इसका पार्ट 2 करेंगे कि नया बिहार कैसा हो, उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर, और बहुत अच्छा लगा बात करके। बात तो हम लोग करना ही चाहते हैं, और पत्रकार और लेखक को तो है कि जितनी किस्सा वही करवा लीजिए उतना ही मज़ा आता है। लेकिन अपने प्रदेश और अपने समाज पर बात करना हमेशा से अच्छा लगता है। और भोगा हुआ यथार्थ हम तो इसलिए लोगों से जिक्र कर लेते हैं, या आपसे आज कर लिए, जितनी खुल के आपसे बात हुई उतनी तो शायद मैंने कभी इस तरीके से पब्लिक फोरम पे कभी की नहीं है। तो इसलिए भी की कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या ज़रूरी है देश के लिए, समाज के लिए, बेहतरी के लिए। हम तो बेहतरी की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने जो आज बात की ना, अगर ये बात आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आपने की होती
तो लोग ये भी कह सकते थे कि अपने स्वार्थ के लिए या किसी निजी मतलब कुछ हित साधना होगा, इसलिए इस तरह की बातें, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। बिल्कुल। आज जब आप कर रहे हैं तो उसमें उस चीज़ की संभावना, मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शकों को लगेगा कि उसके पीछे कोई मोटो है। एक अनुभव था जो कि आपने साझा किया। तो ऐसे ही मज़ेदार किस्से आपके पास बहुत सारे होंगे, लंदन के किस्से होंगे, न्यूज़ रूम के किस्से रह गए। न्यूज़ रूम, हाँ, न्यूज़ रूम पे फिर किसी दिन बात होगी। तो किसी दिन बैठेंगे तो फिर न्यूज़ रूम जो है उस पर बात होगी ज़रूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।